मित्रों नमस्कार, जनमत एच में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, आज हम चर्चा करते हैं कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में नड्डा जी का समय पूरा हो चुका है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनको जून तक एक्सटेंशन दिया गया था और अब जो कवायद चल रही हैं कि अब किसको अध्यक्ष बनाया जाए। इस सिलसिले में कल बीजेपी के नेताओं में और आरएसएस के नेताओं में एक बैठक भी हुई है। आरएसएस के एक ही नेता थे। तो बीजेपी में जो भी काम, बड़ा काम होता है, छोटे मोटे कामों के लिए तो वहाँ बीजेपी की अपनी व्यवस्था है, लेकिन जो बड़े कदम होते हैं वो संघ के साथ डिस्कशन करके और तब लिए जाते हैं। अगर संघ की मर्जी नहीं होती तो वो डिसीजन नहीं होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर बीजेपी की मर्जी नहीं होती तो भी वो डिसीजन नहीं होता है। तो जो टॉप लेवल की लीडरशिप है, तो उस समय एस्टेब्लिश लीडरशिप होती है, वही डिसीजन लेती है। जैसे एक समय में आडवाणी जी और वाजपेयी जी थे और दूसरी तरफ से संघ के सरसंघ चालक, और अब जो है नरेंद्र मोदी हैं और सरसंघ चालक हैं। तो दोनों मिलकर जो भी डिसीजन होगा, दोनों का मिलकर डिसीजन होगा। कई बार बीजेपी को अपना दम भी लगाना पड़ता है। जैसे गडकरी जी को जब अध्यक्ष बनाया गया था तब बीजेपी के नेता उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन आरएसएस ने खूंटा गाड़ दिया तो फिर वो गडकरी जी हो गए। हालांकि ये अलग बात है कि बीजेपी के तत्कालीन नेताओं ने गडकरी जी को चलने नहीं दिया। तो गडकरी जी बहुत सफल एक कैंडिडेट नहीं रहे, क्योंकि आपको टीम का सपोर्ट तो चाहिए, और टीम आप कहाँ से लाएंगे? टीम तो आप उसी में से लाएंगे जो एस्टेब्लिश लीडरशिप है। तो क्योंकि उन्होंने नहीं चलने दिया तो बहुत चल नहीं पाए, लेकिन वो एक काबिल आदमी है, ये उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में आकर साबित किया। अब आज की बात कर लेते हैं, इस समय बीजेपी का अध्यक्ष कौन हो सकता है। देखिए, बीजेपी में एक चीज़ है कि बीजेपी बहुत जो है वो अनएक्सपेक्टेड लोगों को आगे जो है वो ले आती है कई बार। जैसे आप राष्ट्रपति देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनका नाम किसी ने सुना भी नहीं था। आप जो पिछले राष्ट्रपति थे वो बीजेपी के नेता तो थे बहुत लंबे समय से, लेकिन उनका नाम बहुत चर्चा में नहीं था कि वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष के नाते भी इस तरह के दो वाकया हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गडकरी जी का भी इसी तरह का ये एक वाकया था, और उसके पहले बंगारू लक्ष्मण जी को भी जो है उनका नाम भी किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तत्कालीन जो लीडरशिप थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और जो उस समय उनके करीबी लोग थे प्रमोद महाजन वगैरह, उन सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि बंगारू लक्ष्मण जी को बनाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा सहमति उस समय लालकृष्ण आडवाणी जी की नहीं थी, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी जी थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते थे उनसे। ये एक मुद्दा देखने में आया था, मेरे पर्सनल उसमें अनुभव में तो आया था। अब सवाल ये है कि इस बार कौन बनेगा। इस बार जितने बड़े बड़े नाम हैं उन सबको मिनिस्ट्रीज में शामिल कर लिया गया है, जो भी हो सकते हैं। क्यों नड्डा जी को भी मिनिस्ट्री में शामिल कर लिया गया है, अमित शाह भी मिनिस्ट्री में शामिल हैं, गडकरी जी भी मिनिस्ट्री में शामिल हैं, अमित शाह शायद मैंने नाम बोला ही, वो भी मिनिस्ट्री में शामिल हैं। अब बीजेपी किसे लाएगी, तो कुछ पैरामीटर्स हैं इसके, वो मैं पैरामीटर्स आपके सामने डिस्कस करता हूँ। पहला पैरामीटर तो ये है कि वो कास्ट कॉम्बिनेशन में फिट बैठना चाहिए। तो बीजेपी का कास्ट कॉम्बिनेशन अभी थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। तो पिछले लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, जिसमें योगी जी 80 की 80 सीटों का नारा लगा रहे थे, 70 सीटें तो माने ही जा रही थी, और बीजेपी का आंकड़ा घट के 30-35 के 33 पर, शायद 33 सीटें हैं, 33 के आसपास सीटें हैं, वहाँ पर आ गया। हालांकि इसका दोष जो है वो ये ज़्यादा बात ये आ रही है कि योगी जी से टिकट वितरण के समय पूछा ही नहीं गया। ये प्रिज्यूम कर लिया गया कि हमारा माहौल है, जिसको भी खड़ा कर देंगे जीत जाएगा। तो एक तो उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है, जो पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस हुआ है, वो ये हुआ है कि
जो दलित हैं, और दलित भी कुछ समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ मुड़ गए हैं। कुछ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं वो भी उस कम्बिनेशन की तरफ चली गई हैं, और मुसलमानों ने तो एक मतलब उनका तो ये फैसला है, एब्सोल्यूट फैसला है कि हमको तो कांग्रेस को ही वोट देना है, किसी और को वोट नहीं देना है। तो पूरे देश में उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा कम्बिनेशन हो गया। अब इस कम्बिनेशन को सेट करना है। ये कम्बिनेशन बीजेपी का जो बिगड़ा है उत्तर प्रदेश में, तो उसको वो कम्बिनेशन पिछले 2014 और 2019 के इलेक्शन में वो हिंदुत्व पर खड़ा था। वो हिंदुत्व का, देखिए 2014 में हिंदुत्व कह सकते हैं, लेकिन जो मुझे मेन कारण लगते हैं वो ये है कि 2014 से पहले 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के करप्शन की हद थी, और उस हद को जो है वो लोग त्रस्त हो गए थे। तो लाखों करोड़ के आरोप लगते थे। सुप्रीम कोर्ट से भी, CAG से भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था कि जिसमें लूट नहीं थी, और उसको जस्टिफाई किया जा रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि जब देश की इकॉनमी बढ़ती है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी बढ़ती है, तो करप्शन तो होता ही है, ये उनका बयान है। और जब बताया जाता था कि देखिए हर चीज़ में लूट हो रही है, और कम्युनिकेशन में, IT में, ये विशेष रूप से जो 2 डिपार्टमेंट थे उनमें लूट हो रही है, स्पेक्ट्रम देने में, तो मनमोहन सिंह जी का बयान था कि गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं। तो गठबंधन उन समय गठबंधन था, UPA था, तो उसमें मजबूरियां होती हैं कोलिशन में। तो इस तरह के जस्टिफिकेशन दिए जाते थे जो बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही थी। उसका परिणाम था कि मोदी निकल कर आए, क्योंकि उन पर करप्शन का एक भी आरोप नहीं था। हालांकि वो 2002 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और गुजरात एक रिच स्टेट है, और वहाँ पर अगर कोई करप्शन करना चाहे तो खासी करप्शन कर सकता है, लेकिन उन पर एक भी आरोप नहीं लगा। दूसरा, वो विवाहित नहीं थे, तो भारतीय मानसिकता में जो साधु है या जो सन्यासी के भाव से जीता है, उसके प्रति आदर का भाव रहता है, और ये रहता है कि ये लोग ज़्यादा करप्ट नहीं हैं, क्या करेंगे, बाल बच्चे तो है नहीं, परिवार तो है नहीं। तो इस चीज़ का एडवांटेज जो है वो मोदी जी को मिला, और वो जीत गए। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि 293 सीटें आएंगी, और वो 293 सीटें उनकी अगुवाई में जो चुनाव लड़ा गया उसमें आई। उसके बाद फिर 2019 का इलेक्शन आया। 2019 के इलेक्शन से पहले मोदी जी ने कुछ ऐसे काम किए थे कि जिससे उनका इमेज में बढ़ोतरी हुई, और जैसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना, आतंकवाद को लार्ज लिमिट तक कंट्रोल कर लेना, ज़रूरत पड़ने पर डायरेक्ट स्ट्राइक करना। तो ये जो बालाकोट वगैरह का स्ट्राइक हुआ, उसने लोगों की इस इच्छा को पूर्ण कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, जिससे वो हमारे देश में जो बड़े बड़े टेररिस्ट एक्ट करता है, मुंबई में और बड़ी बड़ी स्टेट कैपिटल्स में, हर कैपिटल में करता था, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जयपुर हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, तो बड़ी बड़ी स्टेट्स में ये सब इंडिया के बड़े इकोनॉमिक पॉइंट हैं। जयपुर जो है वो टूरिज्म कैपिटल है एक तरह से, अहमदाबाद जो है वो पैसे के लिहाज से रिच है, गांधीनगर अहमदाबाद, और उसी तरह से मुंबई में बहुत अच्छा पैसा है। तो सब जगह वो अटैक करता था, और ये जनता की भावना थी कि कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जो डायरेक्टली इन पर स्ट्राइक करे। तो जो बालाकोट हुआ, तो उसका जो लाभ जो है वो बीजेपी को मिला, काफ़ी हद तक मिला। बीजेपी उससे पहले कभी भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कि कोई सोच सके कि बीजेपी अपने मुद्दे पर मेजोरिटी ला सकती है। इवन बीजेपी के नेता भी नहीं सोच पाते थे कि हम अपने मुद्दे पर मेजोरिटी ला पाते हैं। और 2014 और 2019 में उनका जो प्रोजेक्शन होता था वो 220 सीटों के आसपास होता था, क्योंकि उससे पहले बीजेपी अपने मुद्दे पर 180 सीटें ला पाई थी। 182 सीटें मैक्सिमम था उनका आडवाणी और अटल जी के दौर में। तो सोचते थे ठीक है 10-20 और बढ़ जाएंगी, 210 आ जाएंगी, 200 आ जाएंगी, लेकिन सिंपल मेजोरिटी अपने मुद्दे पर उन्होंने हासिल कर ली नरेंद्र मोदी में। उसके कारण ये थे 2024 में ये जो कॉम्बिनेशंस बने थे, ऐसा कोई इशू नहीं था। ये दोनों इमोशनल इश्यूज थे जो 2014 और 2019 में थे। तो ऐसा कोई इशू नहीं था कि जिसकी वजह से बीजेपी जो है वो
आगे बढ़ पाती और सिंपल मेजोरिटी ले आती। इसमें बीजेपी की अपनी गलतियां रही, काफ़ी सारी गलतियां रही। 400 का नारा देना भी एक गलती थी और बहुत ज़्यादा आगे स्ट्रेटजिक तरह से ना सोच पाना भी गलती थी। और कुछ बीजेपी के खिलाफ जो सोशल मीडिया कैंपेन चला तो उसको भी काउंटर नहीं कर पाए, खासतौर से इस बात को कि बीजेपी आएगी अगर तो वो आरक्षण को समाप्त कर देगी। इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर का एक भी स्टेटमेंट नहीं था, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। वो कुछ और कहते रहे लेकिन इसका जवाब नहीं दिया। तो उससे उसकी वजह से बीजेपी को 240-241 सीटें हैं। तो सवाल मैं आपको पूरा बैकग्राउंड ये इसलिए बता रहा था कि बीजेपी के लिए ज़रूरी है कि अपना बिखरा हुआ जो वोट है, जो उसके पक्ष में 2014 और 19 में इकट्ठा हुआ था, उसको जो है साथ लेके आना है और एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो उसको वापस ले आए। तो एक पहली प्रायोरिटी तो बीजेपी की ये है। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो यंग हो, बहुत बूढ़ा ना हो, प्रौढ़ एज में हो, 45 से लेके 55 की एज में, इस एज ग्रुप का हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बीजेपी 75 के बाद तो आदमी को ज़्यादातर इनइफेक्टिव ही मानती है। अगर आदमी अपना बल नहीं दिखाता है, जैसे नरेंद्र मोदी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, इसलिए उनके लिए तो चलेगा 75 से ऊपर, पर बाकी लोगों के लिए ये एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। कुछ लोगों को रिटायर भी किया गया है 75 का ऊपर होने के कारण, कुछ को नहीं भी किया गया है। तो वही कितना बल है, पॉलिटिकल कैपिटल कितना है। तो एक तो ये होना चाहिए कि मध्यम एज का होना चाहिए और एक और उसकी आवश्यकता ये है कि वो बहुत बड़ा लीडर ना हो किसी स्टेट में, मतलब मध्यम लेवल का लीडर हो। क्योंकि अगर बहुत बड़े लीडर को ले आए तो जहाँ से उस बहुत बड़े लीडर को लाएंगे उस जगह पर जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जैसे शिवराज सिंह चौहान को ला सकते हैं, उनके लाने से कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, लेकिन उनको लाने से मोदी जी राजी नहीं होंगे, मोदी जी, अमित शाह, क्योंकि वो अपने आप में एक प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बन जाएंगे। वो शायद अभी नहीं चाहते हैं ये लोग। तो चेहरा कोई नया ही होगा, एस्टेब्लिश्ड चेहरा नहीं होगा। तो लीडर ऐसा हो जो मध्यम एज का हो, ऐसा हो जो बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि उससे कहीं वैक्यूम ना क्रिएट हो जाए किसी स्टेट के अंदर। जैसे अगर योगी जी को ले आते हैं तो यूपी में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैसा लीडर की को लाना पॉसिबल नहीं है, मध्यम लेवल का लीडर। तो एक ये रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट, चौथी रिक्वायरमेंट मान लीजिए ये है कि संघ और बीजेपी दोनों को स्वीकार्य होना चाहिए, यानी नरेंद्र मोदी को और संचालक दोनों को वो स्वीकार्य होना चाहिए कि दोनों ही उसके लिए बैटिंग करें, कोई उसको विरोध न करे। और जो लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन का आदमी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाना है आता होना चाहिए और इसका एक प्रूवन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर इन क्राइटेरिया के अंदर देखें तो मुझे 3 लोग नज़र आते हैं जिन पर मैं दाव खेलूँगा। एक तो पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल अच्छे काम कर रहे हैं, लोकसभा से जीत के भी आए हुए हैं, लेकिन पीयूष गोयल का प्रॉब्लम ये है कि वो जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं। वैश्य हैं, जाति से वैश्य समाज वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है, इसकी वजह से वो फिट नहीं बैठते और वो वैसे भी बीजेपी का वोटर माने ही जाते हैं। दूसरा जो मुझे नाम लगता है वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो हैं वो एक प्रूवन रिकॉर्ड के आदमी हैं, राजस्थान से जीत कर आए हैं। मिनिस्ट्रीज़ में जब उनको डाला गया तो अच्छे से उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ को चलाया और जब उनको इलेक्शन में डाला गया तो इलेक्शन में उन्होंने अच्छे से जीत के दिखाया। वो एक ऐसे लीडर हैं जो मुझे टॉप पर लगते हैं। उनका देखिए पॉलिटिकल रिकॉर्ड भी ठीक है, मतलब पॉलिटिकल इक्वेशन जो है उसमें ठीक बैठते हैं। यादव हैं, यादव समाज बहुत सारे प्रदेश में फैला हुआ है, पूरी हिंदी बेल्ट में है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश, ये पूरी सीटें जो हैं वो आप समझ लीजिए कि 80 और 40 120 सीटें, 120 और 10 130 सीटें, 130 और 25 155 सीटें, 155 और 60 200 सीटों पर लगभग ये
ऐसे राज्य हैं या जहाँ जहाँ 200 सीटों पर इनका प्रभाव रहता है। कुछ कुछ है, ऐसा नहीं है कि पूरे वो है, लेकिन प्रभाव है। तो ये एक बड़ा बेस है। और बीजेपी को, यादव बीजेपी को वोट भी नहीं देता है। और यादव समाज को अगर बीजेपी अपने साथ ले आए, जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया गया, ये एक प्रयास था। ये प्रयास हरियाणा के एक नेता राव इंद्रजीत हैं, वो भी यादव हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया कि वो हरियाणा से बाहर निकल के कोई राजनीति करें। उनकी राजनीति जो है राजशाही वाली राजनीति होती है, एक बार जीतो और फिर महल में बैठो, तो ये राजशाही वाली राजनीति है उनकी। तो भूपेंद्र यादव इन सब चीज़ों में मोटे तौर पर ठीक बैठते हैं। भूपेंद्र यादव को अगर बनाया जाता है तो भूपेंद्र यादव से कहीं बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा नहीं होता है। वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है, अगर आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही है, कोई मिनिस्ट्री ऐसी हो जाएगी जो अनाथ हो जाएगी और जिसका काम भूपेंद्र यादव के बिना ना चल रहा हो, तो बहुत वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। तीसरा नाम जो मुझे लगता है वो है देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट्स में से एक है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 48 लोकसभा की सीटें हैं। और देश की कैपिटल जो इकोनॉमिक कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है बॉम्बे, वो भी वही है। तो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसलिए बीजेपी के पास वहाँ बहुत ज़्यादा नेता नहीं है जो फडणवीस को रिप्लेस कर सके। फडणवीस ने अपनी पॉलिटिकल, वो बाकी सब चीज़ों में फिट बैठते हैं, उम्र में फिट बैठते हैं। जातीय समीकरण के बारे में बता दूं, ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण भी बीजेपी का वोट बैंक है। एक ब्राह्मण, अगर नड्डा जी भी ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण अगर टॉप पे बैठेगा तो बीजेपी को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हैं, तो इसलिए कम्बिनेशन ठीक बैठता है। और अगर भूपेंद्र यादव आएंगे तो बल्कि दोनों जो है ओबीसी हो जाएंगे, तो उनका जातीय समीकरण भी ठीक बैठता है। लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि संघ का समर्थन भी उनको हासिल है, बीजेपी का भी समर्थन हासिल है, सब चीज़ें ठीक हैं उनकी, सब पैरामीटर पर होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति और है नहीं जो देवेंद्र फडणवीस की जगह भर सके। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसको बीजेपी को देखना होगा। तो मेरे हिसाब से दो ही नाम जो हैं वो बैठते हैं, एक भूपेंद्र यादव और दूसरे देवेंद्र फडणवीस। और इसमें अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो मेरे हिसाब से भूपेंद्र यादव को बीजेपी अध्यक्ष बनाना चाहेगी और वही इन चीज़ों में फिट बैठते हैं। साथियों, ये था मेरा आकलन बीजेपी के नए प्रेसिडेंट को लेकर, क्योंकि बीजेपी से खबरें जब से मोदी जी आए हैं निकलनी बाहर बंद हो गई हैं, कोई जानकारी नहीं देता है, सबके ऊपर रोक है, मुँह चुप रखो, तो इसलिए कोई पता नहीं चलता है। तो आकलन से ही होता है और अपनी पॉलिटिकल समझ से होता है। तो मेरी पॉलिटिकल समझ के हिसाब से भूपेंद्र यादव बिल्कुल फिट बैठते हैं, 1 नंबर पर हैं, और दूसरे नंबर पर जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस है। साथियों, अंक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे हमको बढ़ाइए तो हम भी आपके पास नई नई अच्छी खबरें लेके आएंगे। और हमारे इन एपिसोड को, इन अंकों को, हमारे वीडियोस को आगे भी बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।